नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव। नजर डालते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। स्कूल कॉलेज पूरी तरह से कोरोना वायरस के चलते बंद कर दिए गए थे और बच्चों को ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही कोविड-19 के केसों में कमी आई, वैसे ही सरकार द्वारा कोविड-19 के निर्देशों के अंतर्गत विद्यालयों को खोलने का निर्देश जारी कर दिया गया। निर्देश जारी होते ही ग्रामीण इलाकों में स्कूल खुलने लगे और बच्चे भी अपने क्लासों की ओर कूच करने लगे। मुरादाबाद के थाना पागबड़ा के गांव मालीपुर के प्राथमिक विद्यालय में भी शिक्षण सत्र प्रारंभ होते ही बच्चों की संख्या में इजाफा होने लगा है। स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा बताया गया कि उनके विद्यालय में बच्चों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और जो बच्चे अभी स्कूल नहीं आ रहे हैं उन बच्चों के अभिभावकों से लगातार अपील की जा रही है। स्कूल के माहौल को खूबसूरत बनाने पर जोर दिया जा रहा है। बच्चों के बैठने के लिए बेंच, बिजली, पानी, दोपहर मिड डे मील के रूप में मिलने वाला दोपहर का भोजन और बच्चों को खेलने के लिए अच्छी फील्ड के साथ साथ सामान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं हमारे संवाददाता ने जब स्कूल के प्रधानाध्यापक से बात की तब उन्होंने अपनी बात को बताते हुए क्या कुछ कहा, जरा भी सुनिए। कंपोजिट विद्यालय मालीपुर। सर, 1 साल का 1.5 साल का अर्सा हो गया है कोरोना का। अब सरकार की तरफ से निर्देश हुए कि स्कूल खुल गए हैं जी, तो अपने स्कूल की क्या स्थिति है, क्या व्यवस्थाएं आपकी तरफ से की गई हैं? व्यवस्थाएं हमने करा दी हैं। बच्चों के जो है बैठने की व्यवस्था साफ सफाई करा के और उनको जो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत दवाई वगैरह से लगवा के सब सफाई करा दी है। और बच्चे जो है दिन पर दिन थोड़ी सी संख्या बढ़ रही है, बच्चों की आ रहे हैं बच्चे। जो बच्चों के अभिभावक हैं उनसे क्या अपील कर रहेगी आपकी? बच्चों के अभिभावकों से हमने अपील जो है की है और लगातार वार्ता भी कर रहे हैं कि बच्चों को समय से स्कूल भेजें, क्योंकि जो मतलब शिक्षण कार्य में रुकावट होती है उसको पूरा करने के लिए और उनको कहा जा रहा है। और जो बच्चे को काम दिया जा रहा है उनके लिए भी उनसे हम कह रहे हैं कि आप इनके गृह कार्य की थोड़ी देखभाल करके और बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान दें और समय से स्कूल भेजें। आपको बताते चले कि बीते लगभग 1 वर्ष से स्कूल कॉलेज पूरी तरीके से कोरोना वायरस के चलते बंद कर दिए गए थे और बच्चों को ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही कोविड-19 में कमी आई, वैसे ही सरकार द्वारा कोविड-19 के निर्देशों के अंतर्गत विद्यालयों को खोलने का निर्देश जारी कर दिया गया। निर्देश जारी होते ही ग्रामीण इलाकों में स्कूल खुलने लगे और बच्चे भी अपने क्लासों की ओर कूच करने लगे। दिन में चटक धूप के साथ चल रही तेज ठंडी हवाओं ने सर्दी का एहसास कराया। हालांकि बीच में दोपहर को गर्मी का एहसास कुछ घंटों के लिए हुआ, लेकिन उसके बाद तेज हवा धूप पर हावी हो गई। मुरादाबाद में पिछले 2 दिनों में मौसम में सुधार हुआ है। चटक धूप निकलने से दिन में सर्दी से राहत महसूस की जा रही है, लेकिन करीब 18 किलोमीटर की रफ्तार से चली तेज हवाओं ने रविवार को लोगों को परेशान किया। साथ ही साथ तेज हवा के साथ धूल मिट्टी से भी वाहन चालक परेशान हो चुके हैं। वाहन चलाते हुए हेलमेट व मास्क और चश्मे का प्रयोग कर रहे हैं। ये तो है कि सर्दी से तो राहत मिली है, लेकिन इतनी तेज हवा से भी तो काफी सारी मुश्किलें आ सकती हैं। वहीं किसानों की माने तो तेज हवा से फसलें भी गिर सकती हैं। पिछले 24 घंटों में दिन के तापमान में 1 सेल्सियस बढ़ोतरी हुई है। रात का तापमान स्थिर रहा। रविवार को दिन का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने से पिछले 2 दिन तेज हवा चल रही है। दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगले 2 दिन अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस मौसम में विशेषकर बेल वाली सब्जियों की बुआई का उचित समय है। भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। साहस, संयम, एकाग्रता और दृढ़ निश्चय से भरे हुए युवा खिलाड़ियों को थोड़े से प्रोत्साहन और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करनी होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए शहर के IFTM विश्वविद्यालय में अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों ने अपना दमखम दिखाया। मंडल में क्रिकेट प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जिलों की टीमों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दरअसल मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित IFTM विश्वविद्यालय में अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया। वहीं अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में मुरादाबाद मंडल के सभी जिलों की टीमों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन रणनीति तैयार कर रहा है। ज्यादातर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। खिलाड़ियों का पंजीकरण चल रहा है। इस टूर्नामेंट में मंडल के 5 जिलों से 16 क्रिकेट टीमें प्रतिभाग करेंगी। वहीं क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन 3 मार्च को कराया जाएगा। वहीं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी बदरुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि काफी समय के बाद प्रतियोगिता आयोजित की गई है।
अदर भाई आईपीएल अब टूर्नामेंट कब शुरू होने वाला है और मुरादाबाद के लिए क्या उपलब्धि है? देखिए आईपीएल मार्च में शुरू हो जाएगा और हमारे मुरादाबाद के लिए देखिए तीन बच्चे हमारे खेल रहे हैं आईपीएल। हमें थोड़ा सा अफसोस ये है कि हमारे 2 बच्चे और हमें उम्मीद थी आएंगे, जिसमें एक पीयूष इस बार नहीं जा सके हैं और हमारा शिवम शर्मा है, उसको भी बोली नहीं ले सकी, लेकिन मोहसिन खान है, आर्यन जोयल है और सामी है। इसमें 3 जो लड़के हमारे खेल रहे हैं, तो मुरादाबाद के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि इतनी छोटी जगह से इतने बच्चे खेल रहे हैं। आपकी उनसे बात हुई है क्या? उसने बोला है आपने पूछ रहे हैं? देखिए कल मैं सामी के पास गया था, कल मेरी बात हो रही थी, तो वो यही कह रहा था कि भाई इस बार बड़ा अलग सा आईपीएल है, क्योंकि बोली बड़े अजीब लगी है, क्योंकि हमें लग रहा था कि पीयूष भाई भी बिकेंगे और भी 1-2 लड़के थे कि वो जाएंगे आगे, लेकिन नहीं जा पाए। लेकिन वही है कि फ्रेंचाइजी को क्या चीज़ पसंद आ रही है उसी के हिसाब से, लेकिन टीमें अच्छी बनी है और अच्छे मैचेस होंगे। इस बार कौन से नए लड़के को आपको पहली बार मौका मिला है? देखिए आर्यन जोयल जो है वो पहली बार आईपीएल की टीम में गया है और वो मुंबई ने उसको लिया है, विकेट कीपर बैट्समैन है, बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है, तो हमें उससे काफ़ी उम्मीदें हैं। और सामी कौन सी टीम में गए हैं? और मोहसिन लखनऊ की टीम में है और सामी जो है गुजरात में है, तो सब अलग अलग नई फ्रेंचाइजी में गए हैं, सब लोग अलग चेंज हुआ है, तो अच्छा लगेगा कि वही अब नए जगह जाके खेलेंगे। तो क्या मानते हैं सर, जो युवा खिलाड़ी हैं उनको क्या प्रेरणा मिलेगी? देखिए जो भी हमारे प्लेयर खेलते हैं बाहर, जो इंडिया खेल रहे हैं या यूपी की टीम में खेलते हैं या आईपीएल खेलते हैं, तो उससे बच्चों को बहुत सीखने को मिलता है कि उनके अंदर भी एक ऊर्जा सी बढ़ती है कि हमारे यहाँ के ये बच्चे जा सकते हैं, तो हम मेहनत करेंगे तो हम भी जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के बाद क्रिकेट की ओर खिलाड़ियों का लगाव बढ़ा है। इन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। मुरादाबाद के अमरोहा गेट पर डिवाइन होम्योपैथी का शुभारंभ पुलिस उप महानिरीक्षक मुरादाबाद रेंज शलभ माथुर और सहायक पुलिस आयुक्त पुष्पांजलि द्वारा किया गया। मुरादाबाद के अमरोहा गेट पर डिवाइन होम्योपैथी का शुभारंभ पुलिस उप महानिरीक्षक मुरादाबाद रेंज शलभ माथुर और सहायक पुलिस आयुक्त पुष्पांजलि द्वारा किया गया। इस दौरान डिवाइन होम्योपैथी के डॉक्टर शरद रस्तोगी और डॉक्टर सुधा रस्तोगी ने बताया कि सुबह 10 बजे से 12 बजे तक अपनी सेवाएं दी जाएंगी। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर शरद रस्तोगी जी, डायरेक्टर डिवाइन होम्योपैथी। सर ये जो आज ओपनिंग हुई है आपकी इन क्लिनिक की, ये कहाँ पर हुई है? इससे पहले हमारा डिवाइन होम्योपैथी के नाम से क्लिनिक 2011 से चल रहा है, जो कि एमडी दीनदयाल नगर में है। हमारी सेकंड यूनिट नोएडा सेक्टर 75 में है। आज हमने 19 तारीख को थर्ड यूनिट का इनॉग्रेशन करा है अमरोहा गेट केनरा बैंक के पास, जिसका आज शुभारंभ हुआ है। सर ये कुछ ये भी होता है कि जैसे किसी के पास वो नहीं है पैसे वैसे, तो फ्री इलाज की भी सुविधा? फ्री इलाज के लिए हम हर 15वें दिन फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगाते हैं, जिसमें हमारी कंसल्टेशन और साथ ही साथ 15 दिन की दवाई फ्री दी जाती है। उस कैंप को करने के बाद फिर पुनः दूसरी बार हम उसी जगह पर जाके पेशेंट्स का हालचाल लेते हैं, कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है, कहाँ कोई कमी रह गई है, उन्हें फिर से दवाई फ्री वितरण कराई जाती है। अच्छा सर, जैसे जैसे आपको कांटेक्ट करना हो तो कैसे करा जाएगा आपसे? www.divinehomeopathy। वहीं इस अवसर पर आलिया, शैली रस्तोगी, रोली रस्तोगी, श्रुति, डॉक्टर MP सिंह, डॉक्टर रजनी सिंह उपस्थित रहे। शहर में सड़क हादसों की रफ्तार तेज हो रही है। वहीं एक दिल दहला देने वाला हादसा उस वक्त हुआ जब मुगलपुरा थाना इलाके में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। शहर में सड़क हादसों की रफ्तार तेज है। वहीं एक दिल दहला देने वाला हादसा उस वक्त हुआ जब मुगलपुरा थाना इलाके में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। वहीं सड़क हादसे में बाइक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद मृतक के परिजनों ने पुलिस को हादसे की सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव को पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या हुआ, कैसे थाना मुगलपुरा पे आप? मेरे साड़ू थे, ये अपने गांव दादूपुर से अपने घर लौट रहे थे। पिकल नगरी में इनका घर है। अच्छा। तो वहाँ लौट रहे थे। तो ये दादूपुर की साइड से जब आ रहे थे मुरादाबाद की साइड, तो सामने से तेज़ रफ्तार से ट्रैक्टर ट्रॉली वाला ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जा रहा था और उसने एकदम से इनकी गाड़ी में अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली ठोक दी और जहाँ इनकी मौके पर ही मौत हो गई। क्या नाम था उनका मरने वालों का? राम बहादुर नाम था। पिताजी का नाम? उनके पिताजी का नाम शोभीराम। कहाँ के रहने वाले थे? ये वैसे मूल निवासी थे दादूपुर के। अच्छा। पोस्ट बीजना और थाना भोजपुर के।
अच्छा, अब किस काम से गए थे वहाँ पे? क्या इनका था? अपना घर है, इनका अपना घर है वहाँ पे। अच्छा, तो काय से थे? मोटरसाइकिल से थे अपनी। किस किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ है? इनकी मोटरसाइकिल और सामने वाले की ट्रैक्टर ट्रॉली। अच्छा, तो ट्रॉली वाले को पकड़ लिया या ट्रॉली जब्त की है? ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर ली है, ट्रॉली वाला मौके से फरार हो गया। पुलिस से क्या चाहते हो? दरखास्त दे दी आपने? दरखास्त दे चुके हैं, मुकदमा दर्ज करा है। वहीं घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने थाने में पहुंचकर तहरीर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता विरोधी दल रहे अहमद हसन अंसारी की मौत की खबर से समाजवादी पार्टी और उनके समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता विरोधी दल रहे अहमद हसन अंसारी की मौत की खबर से समाजवादी पार्टी और उनके समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई। नगर पंचायत पागबाड़ा में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अहमद हसन अंसारी और उनकी पत्नी की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया गया। नगर पंचायत पागबाड़ा क्षेत्र की दरगाह के सज्जादा नशीनों और अहमद हसन अंसारी के समर्थकों द्वारा पागबाड़ा में शोक सभा की गई और तिलावत कुरान पढ़ी गई। साथ ही कुल शरीफ पढ़ा गया। कुल शरीफ के बाद उनके हक में दुआ की गई। साथ ही कहा गया कि अहमद हसन अंसारी नेक दिल इंसान थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत के लिए वफा कर दी। हमेशा युवाओं को मोटिवेट करना, अच्छी शिक्षा पर उनके द्वारा संबोधित किया गया। युवाओं को आगे बढ़ने के लिए उनके द्वारा काम किया गया। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बताई हुई बातें हम सभी को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती रहेंगी। पागबाड़ा के युवा समाज सेवी अब्दुल रशीद अंसारी ने कहा कि अहमद हसन अंसारी हमारे नेता थे और हमारे रहबर भी थे, क्योंकि उन्होंने अक़लियत को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। शिक्षा को लेकर हमेशा यूथ को मोटिवेट करने का काम किया और ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार किए जिससे आज का युवा कल का भविष्य बन सके। उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमारे लिए आज सबसे बड़ी क्षति पहुंची है। क्या नाम है आपका? जी, अब्दुल रशीद अंसारी साहब, कहाँ के रहने वाले हैं आप? पागबाड़ा। अच्छा, ये किस लिए दुआ की गई थी? ये इनकी मरहूम अहमद हसन अंसारी साहब और उनकी जोजा के लिए ये मग़फ़िरत की दुआ की गई थी पागबाड़ा। किस तरह के इंसान थे अहमद हसन अंसारी साहब? अहमद हसन साहब एक अच्छे अफसर, नेक ईमानदार, और सियासत में भी वो नेक ईमानदारी रहे और ये समाजवादी के अंदर एक स्तंभ बनकर रहे और ईमानदारी से उन्होंने अपना काम किया। मैं भी उन्हीं की ईमानदारी और वफादारी के बेस पर इस समाजवादी में सन 13 में शामिल हुआ था। उनकी मौत। आपको बता दें कि सपा के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद के नेता विरोधी दल अहमद हसन का लंबी बीमारी के बाद शनिवार सुबह निधन हो गया। खाना हम सबकी जिंदगी की एक ज़रूरत है। ईश्वर ने हम इंसानों को इतना समृद्ध बनाया है कि हम अपने जैसे दूसरे इंसानों की मदद करें ताकि कोई भूखा, प्यासा और बीमार ना रहे। वहीं सर्व समाज आप सबकी रसोई के द्वारा निःशुल्क भोजन वितरण का आयोजन किया गया। सर्व समाज आप सबके रसोई के द्वारा दिल्ली रोड निःशुल्क भोजन वितरण का कार्य किया गया। साथ ही बता दें कि इस संस्था के द्वारा निर्धन कन्याओं का विवाह, रक्तदान, गरीब और असहाय लोगों की झोपड़ियां बनाकर देना, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, उनको कच्चा राशन देना, उनके साथ साथ समाज के विभिन्न क्षेत्र में कार्य किया जाता है। जानकारी देते हुए रसोई की अध्यक्षा ऋतु बिश्नोई ने बताया कि ये कार्य निस्वार्थ भाव से समाज हित में आप सभी महानगर वासियों के सहयोग से चल रहा है। इस कार्य को करने के लिए पूरे रसोई परिवार का साथ मिलना है। साथ ही बताया कि आज की रसोई का आयोजन चंदौसी के निवासी धीरेन्द्र प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। नमस्कार सभी को, मैं हूँ ऋतु बिश्नोई। ये है सर्व समाज आप सबकी रसोई और हम लोग यहाँ पर कराते हैं निःशुल्क भोजन वितरण का कार्य और ये कार्य काफ़ी समय से चल रहा है और यहाँ पर लोग अपना जन्मदिन, अपनी एनिवर्सरी, किसी का पड़ोसी का जन्मदिन, किसी की पुण्यतिथि, किसी की स्मृति, किसी की खुशी में, किसी का मन है, जैसे भी करके इस रसोई में अपनी सेवाएं देने आते हैं। आज जो रसोई कराई जा रही है वो चंदौसी से यहाँ पर आए हैं। उनके पापा की पुण्यतिथि है। आज वो अपने पापा की पुण्यतिथि के स्मृति में यहाँ पर रसोई कराने चंदौसी से यहाँ पर आए हुए हैं। मैम, कुछ गरीब रेखा को नहीं, बच्चों को नहीं भी इंतजाम है, कैसे आपका कांटेक्ट करा जाए? देखिए, मेरी जो रसोई है उसमें बहुत सारे कार्य हम लोग करते हैं। हम लोग कराते हैं कन्यादान, रक्तदान,
उसके अलावा अन्नदान तो होता ही है, उसके कच्चा राशन और लोगों जो असहाय लोग हैं उनको घर बनाकर देना और बहुत सारे काम हैं जितना हमसे किया जाता है हम लोग करते हैं। आज शाम को भी एक निर्धन कन्या का विवाह हम लोग कराने जा रहे हैं अपने पास से, उसके लिए भी हमने बहुत सारे सामान की व्यवस्था की है, जिसमें हमने सोने की नथ, साड़ियाँ, कुकर, गैस का चूल्हा और क्या कहते हैं 10,000 रुपये की नकद धनराशि, एक पंखा, ये सब हमने उसको दिया है। मैम कैसे कांटेक्ट करा जाए आपसे? मेरा नंबर जो है वो 9897045622 9897045622 और 99-270-46-674 ये दूसरा नंबर है। आप दोनों नंबर पे किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस दौरान रसोई के महासचिव रवि यदुवंशी, कोषाध्यक्ष कमल गोला, दुष्यंत ईशान, संजू, अनिल सक्सेना, परमजीत, वीरेंद्र सिंह आदि लोगों का खास योगदान रहा। मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित IFTM विश्वविद्यालय में अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया। वहीं अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में मुरादाबाद मंडल के सभी जिलों की टीमों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, पर वे प्रतिभाएं अपने शहरों में ही अपने इर्द गिर्द के लोगों से खेलकर ही समाप्त हो जाती हैं। केवल प्रतिभा होने मात्र से ही विश्व की प्रतियोगिताओं में मेडल नहीं जीते जा सकते। खेल में तकनीक, सही व्यायाम, सही खान-पान, सही समय पर सही फैसले लेना आदि अनेक कारक हैं जो एक खिलाड़ी को प्रतियोगिता में विजयी बनाते हैं। इसी को लेकर शहर से खेल की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं। वहीं मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित IFTM विश्वविद्यालय में अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट पर मुरादाबाद मंडल के सभी जिलों की टीमें बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। वहीं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी बदरुद्दीन सिद्दीकी ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि 3 बच्चे IPL खेल रहे हैं। साथ ही कहा कि उनको उम्मीद थी कि उनके 2 और बच्चे IPL में जाते हैं, लेकिन नहीं जा पाए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार टीमें अच्छी बनी है। साथ ही कहा कि इस तरह से खेल आयोजित करने से बच्चों का उत्साहवर्धन होता है। जी बदर भाई, ये कौन सी एसोसिएशन द्वारा क्या टूर्नामेंट है? ये मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन के द्वारा अंडर 19 का एक टूर्नामेंट करा रहे हैं हम लोग, और इसमें तकरीबन हमारी 16 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें 2 रामपुर की टीमें हैं और 3 संभल की टीमें हैं, 4 अमरोहा की टीमें हैं, बाकी मुरादाबाद की टीम्स है। और इनको हमने 4 ग्रुप में बांटा है और इनको हर टीम को 3-3 मैच हम दे रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर सेमीफाइनल और फाइनल होंगे। क्या उद्देश्य रहता है इसके? उद्देश्य ये रहता है कि आप देखिए पिछले 2-3 साल से बच्चों के काफ़ी टाइम ख़राब हुआ है, तो अभी क्रिकेट नहीं मिली है क्योंकि कोविड की वजह से। तो अब जैसे जैसे इसका माहौल थोड़ा सा ठीक होना शुरू हुआ तो हमने सोचा है क्रिकेट दोबारा शुरू करी जाए, और UPCM ने भी क्रिकेट दोबारा शुरू करी है। तो अब नया सीज़न शुरू होने वाला है, सीज़न शुरू होने वाला है, उसकी वजह से हमने सोचा कि पहले 19 का टूर्नामेंट कराएँ जिससे कि बच्चे थोड़ा टच में आ जाएँ। कितने ओवर का मैच है? ये 40-40 ओवर के मैच खिला रहे हैं हम इसको। एक दिन में 2 मैच चल रहे हैं यहाँ पर। कब समापन होगा? इसका 3 मार्च को होगा फाइनल मैच। जो विजेता टीम होगी उसके लिए क्या उपलब्धि है? उपलब्धि भाई ये है कि देखिए इनको सर्टिफिकेट वगैरह और जो प्राइज़ जो हैं वो दिए जाएंगे इनको। जो भी जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसको भी देगा, और हम चाहते हैं कि बच्चा जो अच्छा परफॉर्मेंस करें उनको हम उनका नाम भी हम आगे तक जाएँ, जो अच्छा यहाँ से करके आता तो स्कोर शीट आगे तक भेजें, UPCA के ट्रायल पे भेजें, तो उसमें इनको फ़ायदा मिले उससे। वहीं शहर में बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा को निखारने के लिए इस तरीके के प्रयास जरूर होने चाहिए। तमिलनाडु में छात्रा के द्वारा धर्मांतरण किए जाने का दबाव डाले जाने पर आत्महत्या किए जाने का मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर जगह जगह पर रोष जताया जा रहा है। वहीं मुरादाबाद में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री के नेतृत्व में युवाओं ने नगर में कैंडल मार्च निकाला। तमिलनाडु में छात्रा के द्वारा धर्मांतरण किए जाने का दबाव डाले जाने पर आत्महत्या किए जाने का मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा, जिसको लेकर जगह जगह रोष है। वहीं पहले तो तमिलनाडु में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी के नेतृत्व में संगठन के युवाओं ने प्रदर्शन किया, जिस पर तमिलनाडु पुलिस ने एक्शन लेते हुए हिरासत में लिया। इसके बाद से हर एक शहर में इस घटना की निंदा की जा रही है, जिसको लेकर मुरादाबाद में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री के नेतृत्व में युवाओं ने नगर में कैंडल मार्च निकाला। शहीद छात्रा लावण्या को श्रद्धांजलि दी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने शोक जताते हुए लावण्या की आत्महत्या को इतना समय बीतने के बाद भी तमिलनाडु सरकार ने कोई भी न्याय देने के लिए कदम नहीं उठाया, इसकी निंदा की, बल्कि न्याय की आवाज उठाने वाली ABVP संगठन की निधि त्रिपाठी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जो निंदनीय है।
भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन पंडित है, मैं महानगर मीडिया संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आज आप इस प्रकार से चौराहे पर जैसे आपको पता है कि लवण्य केस में न्याय मांगने के लिए एक हमारी बहन 70 वर्षीय बहन लवण्या को न्याय दिलाने के लिए विद्यार्थी परिषद में प्रदर्शन चल रहा है और उसी के बीच आज कैंडल मार्च निकाला है। और इस कैंडल मार्च के माध्यम से हम सरकार से, तमिलनाडु सरकार से अपील करना चाहेंगे कि जो हमारी जो लड़की है, हमारी बहन है, उसे न्याय मिले। इस दौरान युवाओं ने एबीवीपी की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी को रिहा किए जाने की मांग तमिलनाडु सरकार से की है। रामपुर जनपद में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसके चलते एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कार में बैठे सभी यात्री सुरक्षित हैं। रामपुर जनपद में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसके चलते एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। कार में बैठे सभी यात्री सुरक्षित हैं। दरअसल मामला बिलासपुर गेट नैनीताल हाईवे के पास का है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। कार में बैठे सभी यात्री सुरक्षित हैं। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जाँच शुरू कर दी। वहीं ट्रैक्टर वाला ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। सर ये ऐसा हुआ, मैं उस साइड में पहले वो ट्रैक्टर यूं करके लेके आ रहा था, रॉन्ग साइड आ रहा था ट्रैक्टर। रॉन्ग साइड में। अच्छा, ट्रैक्टर कैसे कलर का था? हरा कलर का था। तो ट्रैक्टर का नंबर याद है आपको? कोई नंबर नहीं याद था। अच्छा, तो आप मेरे को इतना टाइम ही नहीं दिया उसने। अच्छा, वो भाग गया फिर? एकदम बैक किया, हाँ, ठोक कर बैक किया। हाँ। तो इसमें आपकी किसी की जान वान तो नहीं है? चोट वोट तो नहीं लगी किसी की? सीने में चोट लगी। सीने में चोट लगी है। हाँ। और आपका नाम क्या है? राजेंद्र सिंह। आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं तो आप कहाँ से आ रहे थे? मैं अभी यहाँ दिल्ली से आ रहा था। दिल्ली से आ रहे थे? मेरी लड़की की शादी। अच्छा, लड़के की शादी थी आपकी? हाँ। और ये जो पीछे आंटी बैठी हैं, इनके तो चोट नहीं लगी है? ना वो लेटी हुई थी। अच्छा, वो लेटी हुई। फिलहाल पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और तलाश में जुट गई है। सीवर लाइन का गंदा व बदबूदार पानी ओवरफ्लो होकर मेन होल से ढक्कन के रास्ते निकलकर सड़क पर बह रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। सीवर लाइन का गंदा व बदबूदार पानी ओवरफ्लो होकर मैनहोल के ढक्कन के रास्ते निकलकर सड़क पर भर रहा है। इससे दुकानदार को तो परेशानी हो ही रही है, साथ ही वहां से गुजरने वाले राहगीरों को भी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। बीते एक पखवाड़े से इस स्थिति से आसपास के लोग खासे परेशान हैं। लोगों को इससे संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा भी पैदा हो गया है। लेकिन नगर निगम प्रशासन को मुख्य बाजार की मुख्य सड़क पर पैदा हुई समस्या की फिक्र होती दिखाई नहीं दे रही है। आपको बताते चले कि मुरादाबाद की कोतवाली थाना क्षेत्र के दुर्गा मंदिर वार्ड 32 के क्षेत्रवासी सीवर लाइन के गंदे पानी से परेशान है। वहीं सीवर लाइन के पाइप लाइन टूटने से क्षेत्रवासियों में रोष है। क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? समस्या ये है भाई साहब कि ये सीवर की जो लाइनें हैं ये ब्लॉक हो चुके हैं और तमाम गंदगी निकल रही है, गंदा पानी निकल रहा है, जिससे मच्छर पैदा हो रहा है। गर्मी का सीज़न वैसे ही आ रहा है और मच्छर तमाम इसकी वजह से और ज़्यादा पैदा हो रहा है, और जिससे कि पानी की वजह से, गंदे पानी की वजह से बच्चों को मलेरिया वगैरह, डेंगू ये सब होने का खतरा है। कितना समय हो गया कभी? ये हो गए 2-3 महीने हो गए इसे, कोई सुनवाई नहीं हो रही। पंकज यादव भी सुन के नहीं दे रहे। जैसे जैन क्षेत्र को जैसे आपका स्मार्ट सिटी में आ चुका है, क्या स्मार्ट सिटी जैसी सुविधा यहाँ पर हो रही है? ये तो भाई साहब गाँव से भी बदतर हो गए शहर, और स्मार्ट सिटी के नाम पर सब पैसा खाया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। बदबू का क्या हाल है? बदबू बहुत है, आप निकल के देखिए जरा, किसी वरिष्ठ नेता को लाइए, वो देखेंगे तब पता चलेगा उन्हें। पंकज यादव को यहाँ पर बुलाया कभी आपने? पंकज यादव से कह के थक गए। सुबह भी फ़ोन करे थे, कल दिल्ली हूँ, आज बैंक में हूँ, यही कह के टाल देते हैं बस। आपने कहा नहीं कि आप हमारे जो है प्रतिनिधि हैं क्षेत्र के, काम क्यों नहीं हो रहा है? वो कह रहे मेरी आगे कोई नहीं सुन रहा। कोई नहीं सुन रहा? हाँ, वो कह रहा मेरी आगे कोई नहीं सुन रहा। कल मैंने मेयर साहब से भी कहा था, तो मेयर साहब ने कहा कि मैं आके साफ करूँ क्या? अच्छा, कह रहे उन्होंने मुझे ये जवाब दिया। अब क्या चाहते हैं आप? अब हम यही चाहते हैं कि इस समस्या का निवारण किया जाए। जब सरकार हाउस ऑफ टैक्स ले रही है, सीवर का भी अब लेगी चार्ज, तो पब्लिक को अगर ऐसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो फिर बेकार है, ये तो असुविधा रहेगी। वहीं आपको बता दें कि सीवर लाइन पाइप से निकलने वाले गंदे पानी का वीडियो बनाया गया। क्षेत्रवासियों ने परेशान होकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। साथ ही आपको बताते चलें कि सीवर लाइन पाइप से गंदा पानी आने से बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है।
क्षेत्र कौन सा वार्ड लगता है ये वार्ड नंबर 28 बैठता है। सभासद कौन है यहाँ के? यहाँ के हैं पंकज यादव जी, क्या शिकायत है आपके क्षेत्र में? शिकायत ये है कि यहाँ जब से ये नगर निगम द्वारा ये लाइन डली है, और कौन सी लाइन? सीवर लाइन जो डली है जी जी, उसका तमाम पानी सड़कों पे आ रहा है, तमाम टट्टी आ रही है। बार बार शिकायत करने के बाद भी समस्या वही है। पूरे क्षेत्र के वासी यहाँ बहुत परेशान हैं। कितना समय हो गया? लगभग 2 महीने हो गई है। जी, आपने सभासद से कहा इसके बारे में? सभासद से क्या, लेकिन वो सुनते ही नहीं। क्या कह देते हैं? भैया ठीक करा दूंगा बस। अब आप क्या चाहते हैं? यही है कि ये ठीक होए ताकि लोग आराम से निकल सकें, क्योंकि लैट्रिनें सब सड़कों पे आई हुई हैं पूरी गली की। ये जो सीवर लाइन बिछी है, क्या सही ये काम सही किया गया है या गलत हुआ है जब से ये सीवर लाइन बिछा है? इससे पहले कभी गंदगी रहती थी यहाँ पर? कभी गंदगी नहीं रहती। सीवर लाइन जब से बिछी है, जब से गंदगी हो गई है? सबसे गंदगी है। थैंक यू। साथ ही क्षेत्रवासियों ने कई बार नगर निगम को इस बारे में अवगत कराया। मुरादाबाद में बेखौफ लुटेरों का कहर जारी है। ये लुटेरे आए दिन किसी न किसी लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला थाना कोतवाली क्षेत्र से सामने आया, जहां पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा करते हुए 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया। मुरादाबाद में बेखौफ लुटेरों का कहर लगातार जारी है। ये लुटेरे आए दिन किसी न किसी लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला थाना कोतवाली क्षेत्र से सामने आया है, जहां पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा करते हुए 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बीते 17 फरवरी को वादी संजीव कुमार पुत्र स्वर्गीय रामकीर्ति निवासी बाजारगंज मुरादाबाद में 3 बुर्का पहने अज्ञात महिलाओं द्वारा वादी की दुकान में रखे चोरी के आभूषण बुर्के में छिपाकर चोरी कर ले जाने के संबंध में थाना कोतवाली पर तहरीर दी। वहीं तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसी क्रम में आज अजय कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली द्वारा मय पुलिस बल सहित अभियुक्ताओं को दुकान में चोरी किए गए सामानों के साथ गिरफ्तारी की है। फिलहाल पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मुरादाबाद थाना सिविल लाइन के इलाके हरतला प्रेमनगर में स्थित एक शराब की दुकान में रखे बोतल के खाली गत्तों में आग लग गई, जिससे आग की लपेट में आने से 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। मुरादाबाद थाना सिविल लाइन के इलाके हरतला प्रेमनगर में स्थित एक शराब की दुकान में रखी बोतल के खाली गत्तों में आग लग गई। आग की चपेट में आने से 6 लोग बुरी तरह झुलस गए। बताया जा रहा है कि दानिश सुबह अपनी वेल्डिंग की दुकान पर बैठा हुआ था और पास से परचून की दुकान चलाने वाला नाजिम भी दानिश के पास खड़ा हुआ था। अचानक बराबर में मौजूद एक शराब की दुकान के सामने पड़ी बोतल के खाली गत्तों में आग लग गई, जिसने कुछ ही देर में उग्र रूप ले लिया। इतना ही नहीं, पास ही रखे एक सिलेंडर से गैस रिसाव होने लगा और वो भड़क पड़ा। लोग आग से खुद को बचा पाते इससे पहले ही रिसाव जलती गैस की चपेट में आसपास खड़े 6 लोगों और पड़ोस के दुकानदारों को अपनी चपेट में ले चुका था। ये शराब की दुकान में थी काय की दो? हाँ, सिलेंडर फटा हुआ दिया है, हमें पता ना सिलेंडर है। मैं तो बाहर खड़ा हुआ, जैसे उधर दुकान है इस साइड में खड़ा, पीछे गारा और गारे में ही गिर गया हमें। आप लोग क्या करते हैं? आप लोग क्या करते हैं? परचून की दुकान है मेरी। आपकी वहाँ परचून की दुकान है? जा रहा था मैं, निकला हुआ देख लगा। अच्छा, तो और लोग भी झुलसे हैं इसमें? हाँ। कितने लोग हो गए? 5-6 लोग। क्या नाम है आपका? नाजिम। आप रहते कहाँ हैं? हरतला। दुकान कहाँ है आपकी? हरतले में। लोगों की मदद से झुलसे दानिश और नाजिम को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। आग में झुलते दानिश का चेहरा और हाथ दोनों ही झुलस चुके हैं, जबकि नाजिम के दोनों हाथ बुरी तरह झुलसे हैं। बाकी झुलसे लोगों को निजी अस्पताल लाया गया है। दानिश, क्या हुआ पूरी बात बता। बिहार की दुकान में गट्टा रखा था, उसमें आग लग। अच्छा, फिर? वो गैस सिलेंडर में आग लग गई, सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फट गया। कितने लोग झुलसे हैं उसमें? मालूम नहीं। आप क्या कर रहे थे वहाँ? मेरी दुकान है वेल्डिंग की। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर सिविल लाइन भी मौके पर पहुंच गए और झुलसे लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। आग में झुलसे लोगों की चीख पुकार सुनकर बाजार में भगदड़ मच गई। फिलहाल खबरों के सिलसिले में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ और आप बने रहिए एसएस लोकल लाइव के साथ। आपको बता दें कि आप हमारी ये सभी खबरें फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं और आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद।